जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी वेल्दी फैकल्टी। तो जैसा कल की क्लास में बात हुई थी कि संडे को भी हम लोग क्लास लेंगे और संडे को भी क्लास रहेगी अपनी, ठीक है ना। तो आज की जो अपनी प्रैक्टिस होगी वो होगी प्रैक्टिस नंबर 6 या प्रैक्टिस 6 होगी अपनी। ये रेगुलर बेसिस पर चल रही है, मंडे टू संडे चलती ही रहेगी, ठीक है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। और ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं किसके लिए है, तो एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। आप कहीं का भी टीजीटी दे रहे हो, कहीं का भी पीजीटी दे रहे हो, ये सबके लिए इफेक्टिव होने वाली है, ठीक है भाई। आप इसका उपयोग कर सकते हो। और जो अपनी प्रैक्टिस है ये साइंस बायोलॉजी के लिए चल रही है, ठीक है। और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। 9 to 12 की एनसीईआरटी को हम लोग एकदम बेहतर ढंग से क्वेश्चन के फॉर्म में समझ रहे हैं, कर रहे हैं। थियरी की क्लासेस अलग से भी चलती हैं। तो ठीक है, आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी डेली कोर्स ऑफ द डे करके एक प्रोग्राम लाता है आप लोग के लिए। तो आज का जो कोर्स ऑफ द डे है वो है यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए। और भाई आज का जो ऑफर प्राइस रखा गया है कोर्स ऑफ द डे में वो रखा गया है 999 रुपये, मतलब 999 रुपये आपका। 999 रुपये आज क्या है भाई, ऑफर प्राइस है। ऑफर की वैलिडिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे है। कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, तो ये 1 ईयर है, ये 1 ईयर है। प्रोवाइड क्या चीज़ें हम करेंगे, तो भाई रिकॉर्डेड क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगा, डाउट सेशन होगा, एडवांस नोट्स होगा, एडवांस पीडीएफ नोट्स होगा। जिन्होंने भी, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने भी अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया और या इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी कॉमर्स के छात्र हैं, वो यहाँ नीचे दिए गए 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पर जाकर टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई, ठीक है भाई। तो टीचर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा चयन देने वाली संस्था, सभी विषय उपलब्ध, स्वतंत्रता बैच प्रारंभ। भाई देखिए कितने कोर्सेस अवेलेबल हैं टीचर्स एकेडमी पर। तो जैसे अगर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट, बीपीएससी टीआरई 4.0, एनवीएस, केवीएस, यूकेएलटी, यूजीसी, एचपीएससी, दिल्ली ट्रिपल एसबी, ये सब सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और स्वतंत्रता बैच अपना चल रहा है भाई। तो जिनको जो भी बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड। और ये टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन का क्या है, क्यूआर है। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो इस क्यूआर को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वैशाली मित्तल, सर बीपीएससी वैकेंसी आउट हुई है क्या, अभी तो नहीं, जल्द ही आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए भाई, मंगल ग्रह का स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया है भाई, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग और लेते हैं पहले सवाल को। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ध्यान से पढ़िए। और आज थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि 1-1.5 घंटे की ही क्लास हो सकती है, ठीक है भाई। तो चलिए, हमने बोला था कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, बट 36 ही क्वेश्चन है, कुल मिला के 36 क्वेश्चन अपने पास हैं। कारण यह है कि और भी सर लोगों की क्लास लगी है, मैराथन क्लासेस हैं, तो इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो 1-1.5 घंटे की ही क्लास होगी अपनी। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। जितने लोग जुड़े हैं सबको जवाब देना है भाई, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबको जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बिल्कुल इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के, ये तो सही लग रहा है भाई। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सुची जी, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए भाई, दे हैव क्लोरोफिल ए, बिल्कुल क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में जो कि सिमिलर होता है हायर प्लांट के, ये बिल्कुल सही है। अशोक चौहान जी का आंसर सी आया है। गुड आफ्टरनून भूपेंद्र जी, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है भाई।
हाँ, कुछ लोगों के आंसर सी आ भी रहे हैं। अशोक जी का आंसर सी आया है, वैशाली जी का आंसर सी आया है। और सेकंड ऑप्शन को पढ़े हम लोग, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप। बिल्कुल भाई, अगर क्लोरोफिल ए है तो फोटो ऑटोट्रॉप तो होगा ही होगा। क्लोरोफिल ए है तो फोटो ऑटोट्रॉप होगा भाई। ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। दे लैक हेट्रोसिस्ट। अरे नहीं भाई, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, लैक नहीं करता। यहां पर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, तो यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, यही कथन गलत है। और आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है भाई, आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है। आप बोलेंगे सर सी वाला ही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन गलत है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। बिल्कुल, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम काज करेगा या ब्लूम काज करेगा। आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर सी बनेगा आंसर। आंसर आपका सी बनेगा। मेरे में क्लास नहीं चल रहा है, आप एक बार बाहर जाओ और दोबारा रिफ्रेश करके अंदर आ जाओ ना, ऐप को फिर आप ओपन कर लो। ऐप का मतलब यूट्यूब को ओपन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए भाई, आंसर सबके सी आ रहे हैं। मीना जी का आंसर, डेजी जी का आंसर सी आया है, महबूब आलम जी का आंसर सी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, द इंपैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन। यहां पर बताइए, इंपैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज। बताइएगा भाई, इंपैक्ट ऑफ निम्नलिखित में से किस नर सॉरी यहां पर हिंदी गड़बड़ हो गया है भाई, हिंदी गड़बड़ हो गया, इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी यहां पर गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी गड़बड़ हो गया है, ये दूसरे सवाल का आ गया है। आप लोग सिर्फ इंग्लिश में इस सवाल को कर लीजिए। इंपैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा इमिग्रेशन का। बताइएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब आ भी रहे हैं पॉजिटिव, अभी ओपन हुआ, कब से परेशान है। चलिए, कुछ लोगों का आंसर ए आ भी रहा है। हाँ, आप लोग, भूपेंद्र शुक्ला जी, महबूब आलम जी, सबका आंसर ए आ रहा है, निकिता जी का आंसर ए आ रहा है। आपने बताया कि प्रभाव क्या होगा इमिग्रेशन का, तो आप डेंसिटी पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर, तो आपने पॉजिटिव बताया। बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। एक एनसीईआरटी में आपके फिगर दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है, यहां पर लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर इस तरीके से लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। वही फिगर बना देते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉपुलेशन डेंसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया है किससे, एनसीईआरटी ने, एन से। ये रहा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां से एक एरो आ रहा है, इधर से भी एक एरो आया, यहां से एक एरो बाहर की तरफ निकला। अब बताइए, इससे हमने लिख दिया इमिग्रेशन, ठीक, ये हुआ, ये इंटर कर रहा है पॉपुलेशन यहां पर, तो पॉजिटिव रिस्पांस देगा। यहां पर आपका हो जाएगा नेटेलिटी, ये हो गया नेटेलिटी, इसे रिप्रेजेंट किया है बी से, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहां से एरो बाहर की ओर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, यहां पर हो जाएगा इमाइग्रेशन, और यहां पर हो जाएगा मोर्टेलिटी, यहां पर हो जाएगा भाई मोर्टेलिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया है डी से, मतलब डेथ रेट से। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। यहां कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। इमिग्रेशन की बात करें या नेटेलिटी की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस को करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट अगर इमाइग्रेशन की बात करें और मोर्टेलिटी की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, चीजों को घटा रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बहुत बढ़िया, भूपेंद्र जी का आंसर आया है कि बर्थ रेट इमिग्रेशन पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ये दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, इधर घटाने का काम करेंगे, मतलब इमिग्रेशन और आपका क्या हो गया भाई, मोर्टेलिटी। इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ये हो जाएगा ई से। ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। कैसा इंपैक्ट आएगा भाई, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट, थर्ड नंबर, मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट। ध्यान से देखिएगा, मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वाधीन स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं है। कहां पर मेल और फीमेल गैमिटोफाइट स्वतंत्र नहीं होते, फ्री नहीं होते,
बहुत बढ़िया, इसका जवाब दीजिए भाई। यहां पर चीजों को समझिए, बताइएगा कहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, एंजियोस्पर्म। निकिता जी का आंसर डी आया है, शुचि जी का आंसर ए आया है, भूपेंद्र जी का आंसर ए आया है। अरे मेरे भाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें क्या होता है, इनमें डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉरी, इनमें इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां पर लिखा है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट। कहां पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो यहां पर तो इंडिपेंडेंट होते हैं, यहां पर इंडिपेंडेंट होंगे। और कहां इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर डिपेंडेंट होते हैं, यहां पर डिपेंडेंट होते हैं। और क्या हो सकता है, आप बोलेंगे सर जिम्नोस्पर्म भी यहां पर आंसर हो सकता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं भाई, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट होंगे, मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, फीमेल भी इंडिपेंडेंट। टेरिडोफाइट में भी मेल इंडिपेंडेंट, फीमेल भी इंडिपेंडेंट। बट ब्रायोफाइट, जब हम लोग बात करेंगे एंजियो और जिम्नोस्पर्म की, तो यहां मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर लिखा है नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। अगर नॉट एन हैव इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहां पर नॉट लगा मतलब डिपेंडेंट की बात हो रही है, मतलब डिपेंडेंट की बात हुई कि नहीं। आंसर डी बना कि नहीं, आंसर डी बना ना, हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा डी, एंजियोस्पर्म। अगर इंडिपेंडेंट के सामने नॉट लग गया तो मतलब डिपेंडेंट की बात कर रहा है, आंसर डी बनेगा। बहुत बढ़िया, आंसर डी बनेगा। हाँ, नॉट यहां पर लिखा है ना, नॉट लिखा है तो इसका मतलब डिपेंडेंसी की बात कर रहा है भाई। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। अरे मैं भाई स्पोरोफाइट की बात ही नहीं किया हूं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच की बात हो रही है। यहां स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात नहीं हुई है वैशाली जी, यहां स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात नहीं हुई है, यहां मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात हुई है। तो आप कम से कम सवाल को तो बेहतर ढंग से पढ़ो, क्लियर कट चीजें लिखी गई हैं भाई। यहां स्पोरोफाइट की कहीं बात ही नहीं की है हमने कि स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगा कि किस पर, एक दूसरे पर। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात हुई है मेरे भाई। ध्यान से सवाल तो देखो, ध्यान से सवाल देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग, इन ईच सेट ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच एंड द एग्जाम्पल ऑफ मेथड कंजर्वेशन ऑफ। यहां पर देखो 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं, इधर कंजर्वेशन लिखा गया है, इधर उनके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ठीक। और यहां पर अब बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विद अप्रोच एंड मेथड करेक्ट मैच ऑफ। करेक्ट आपको देखना है, करेक्ट मैच देखना है, सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प देखना है भाई। आप लोगों की जिम्मेदारी है सवाल को बेहतर ढंग से पढ़ा करिए, परेशान नहीं होना है। आराम से सवाल को पढ़ेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, बट सवाल पढ़िए तो सही। अब सवाल पढ़िए तो सही भाई। यहां पर बताइएगा, यहां देखिए और बताइए आप लोग। इन सीटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, सही है। बायोस्फीयर रिजर्व कैसा होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। यहां पर क्या नेचुरल है, देखो इन सीटू का मतलब है किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट में क्या करना, कंजर्व करना। इक सीटू का मतलब है उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के बाहर ले जाकर कंजर्व करना। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका इन सीटू कंजर्वेशन होता है। आंसर आपका आ रहा है 4 का बी, 4 का सी, कुछ लोगों का आ रहा है, हम देखते हैं। ये वाला तो ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रुप्स, नहीं यहां पर इन सीटू होना चाहिए था, ये गलत है। सैक्रेड ग्रुप्स आपका इन सीटू होता है, ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है, तो ये तो इनकरेक्ट है। इन सीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, यहां पर इक सीटू होना चाहिए था, सीड बैंक आपका इक सीटू होता है। सीड बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन इक सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये भी आपका
करेक्ट है। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो यहां पर आपको ए और डी ही करेक्ट दिख रहा है, ए और डी ही करेक्ट दिख रहा होगा, ए और डी ही करेक्ट दिख रहा है। तो आप देखिए ए डी कहां पर है, आप बोलेंगे सर सी वाले में ए और डी दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर बनेगा सी। महबूब आलम जी, सोनाली जी, भूपेंद्र जी का आंसर सी आया भाई। हाँ, आंसर बनेगा सी आपका। सवाल मेरा यह है, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कितना रखा जाता है, बताइए। यह रहा क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब यहां पर आपको बताना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना होता है भाई, हम कितना टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर बताइए क्रायो प्रिजर्वेशन में, क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में कितना टेम्परेचर रखते हैं हम लोग। किसी भी चीज को या किसी भी पॉलन को, किसी भी सीड को, किसी भी स्पर्म को अगर हमें क्रायो प्रिजर्वेशन में रखना है तो टेम्परेचर कितना होगा। हाँ, ये -196 क्या है, डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट। ये -196 डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट, डिग्री। बहुत बढ़िया, यहां पर हम लिखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और किस में रखा जाएगा, बोलेंगे सर लिक्विड नाइट्रोजन भी होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में भी रखते हैं हम। साथ में क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया, महबूब आलम जी का आंसर आया है, निकिता जी सबका आंसर आ गया है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, चीजें कुछ क्लियर हुई। अगला सवाल, इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डॉर्मेंट सीड, inhibitory substance in dormant seeds cannot be removed by subjecting seed to। प्रसुप्त बीजों में निरोधी पदार्थ को निम्नलिखित में से किस उपचार से नहीं निकाला जा सकता। किसी भी सीड में डॉर्मेंसी क्रिएट करने के लिए जो सब्सटेंस होता है उसको किसका यूज करके निकाला नहीं जा सकता। ऑप्शन आपके सामने है, चीलिंग कंडीशन, जिब्रेलिक एसिड, नाइट्रेट या आपका एस्कॉर्बिक एसिड। जवाब चाहिए भाई मेरे को, इसका आंसर चाहिए। किसका यूज करके हम इनहिबिटरी सब्सटेंस को नहीं निकाल सकते डॉर्मेंट सीड से। 5 का ए आ रहा है भाई आंसर, चीलिंग कंडीशन। 5 का ए आंसर आ रहा है, निकिता जी का भी आंसर 5 का ए आया, भूपेंद्र जी 5 का है, सुचि जी 5 का है, डेजी जी 5 का है। अरे ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो। चीलिंग कंडीशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या आप लोग। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, इसे बोल देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। किसी भी सीड को चीलिंग कंडीशन में रखना स्ट्रेटिफिकेशन होगा। जिब्रेलिक एसिड स्ट्रेटिफिकेशन, नाइट्रेट का यूज करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब है विटामिन सी। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी, आंसर बन जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड का यूज नहीं करते भाई, आंसर बनेगा डी, आंसर बनेगा डी। यहां पे चीजें क्लियर हो रही हैं। चीलिंग कंडीशन का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन होता है। आप जब पढ़ोगे सीड में 2 कंडीशन, हम लोग 2 तरीका, एक स्कैरिफिकेशन भी पढ़ते हैं और एक स्ट्रेटिफिकेशन भी, और ये हम लोग इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। प्लांट्स का अरेंजमेंट पहले हर्ब, श्रब, उस तरीके से पढ़ते हैं, फिर ट्री आता है, मतलब मल्टी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसे भी स्ट्रेटिफिकेशन ही बोला जाता है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर। अगला सवाल, The biosynthesis of ribosomal RNA, the biosynthesis of ribosomal RNA occurs in। राइबोसोम युक्त आरएनए का जैव संश्लेषण कहां पर होता है, कहां पर होगा भाई बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जवाब दीजिए भाई। इथेनॉल चिलिंग यूज, डीएनए सेपरेशन फ्रॉम पीसीआर। हाँ, चिल्ड एथेनॉल वहां पर हम लोग यूज करते हैं भाई, बिल्कुल महबूब आलम जी। 6 का ए आ रहा है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। अच्छा, यहां पर गोल्जी होना चाहिए था, यहां पर भी राइबोसोम ही लिखा गया है, इसे मैं लिख दे रहा हूं खुद से, गोल्जी बॉडी लिख दूंगा भाई। ये आपका हो जाएगा गोल्जी बॉडी, सी वाले में गोल्जी बॉडी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। आंसर क्या बन रहा है आपका, सबका जवाब आ रहा है ए भाई, बिल्कुल न्यूक्लियोलस।
आंसर आपका बनेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में ही बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए होगा। मुझे बताइए न्यूक्लियोलस जो होता है आपका, यहां पर ये मेम्ब्रेनस होता है कि मेम्ब्रेनलेस? ये मेम्ब्रेनस होता है, ये मेम्ब्रेनस होता है और मेम्ब्रेनलेस और मेम्ब्रेनलेस। ये मेम्ब्रेनस होगा या मेम्ब्रेनलेस होगा? न्यूक्लियोलस कैसा होगा स्ट्रक्चर? मेम्ब्रेनस होगा या मेम्ब्रेनलेस होगा? 6 का ए आ रहा है आंसर, जिनका भी करेक्ट है 6 का ए ही करेक्ट है भाई, न्यूक्लियोलस। बट ये मेम्ब्रेनस होगा या मेम्ब्रेनलेस होगा? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है या मेम्ब्रेनलेस? जवाब दीजिएगा भाई, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या मेम्ब्रेनलेस? वैशाली जी का भी आंसर आ गया है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोलस आपका कैसा होता है? आप बोलेंगे सर ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनलेस होगा। बहुत बढ़िया, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होगा। यहां तक चीजें क्लियर? अगला सवाल, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल का मतलब ऊपर के साइड, along the vein of grass leaves, वेन ऑफ ग्रास लीव्स, घास की पत्तियों की सिराओं बगल में अभ्यक्ष वाह त्वचा की बड़ी खाली वर्ण रहित कोशिकाएं क्या हैं? बताइए। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, एडेक्सियल सरफेस ऑफ ग्रासेस, नॉट नथिंग बट डीएनए न्यूक्लियोलस। चलिए यहां पर बताइएगा भाई, यहां पर 7th का ए आ रहा है, बुलीफॉर्म सेल। जवाब दीजिए। डेजी जी का आंसर आया है, सुची जी का आंसर है, अशोक चौहान जी का आंसर है, वैशाली जी का आंसर है। बिल्कुल आंसर आपका क्या होगा? बुलीफॉर्म सेल होगा। बुलीफॉर्म सेल का अनदर नेम बताइए भाई, बुलीफॉर्म सेल का अनदर नेम बताइए, बुलीफॉर्म सेल का दूसरा नाम बताइए। इसे और किस नाम से बुलाया जा सकता है? और यह सिर्फ घास में पाया जा रहा है, मतलब मोनोकॉट लीफ में ही पाया जाएगा। बताइए इसका दूसरा नाम, बुलीफॉर्म सेल का दूसरा नाम बताइए भाई, इसका अनदर नेम बताइए, इसका दूसरा नाम तो बताइए। बुलीफॉर्म सेल का अनदर नेम क्या होगा? बुलीफॉर्म सेल का अनदर नेम क्या होगा भाई? मान लीजिए बुलीफॉर्म सेल नहीं दिया है ऑप्शन में, तो दूसरा नाम क्या दे सकता है? बुलीफॉर्म सेल अगर नाम नहीं दिया है तो दूसरा नाम क्या दे सकता है भाई? जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर बुलीफॉर्म सेल नहीं है तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, डेजी जी का आंसर आया मोटर सेल। इसे मोटर सेल भी बोल सकते हैं भाई, इसे मोटर सेल भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, मोटर सेल भी बोला जा सकता है इसे। आप लोग परेशान मत होइए, यहां पर आंसर बनेगा ए वाला। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। वायु परागित पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या गलत है विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए? अच्छा, मोटर सेल आफ्टर गूगल सर्च। चलिए कोई बात नहीं, मोटर सेल बोलते हैं भाई, गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। बिल्कुल, पॉलन ग्रेन लाइट चाहिए, हल्का चाहिए और नॉन स्टिकी चाहिए, चिपकने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि एयर के थ्रू उड़ रहा है। अगर कहीं चिपक गया, किसी भी बॉडी से चिपक गया तो वहीं रुक जाएगा, दूर नहीं जा सकता। वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन एंड स्टिग्मा। बिल्कुल ये वेल एक्सपोज्ड होगा, इसमें स्टेमेन और स्टिग्मा। आंसर आ रहा है कुछ लोगों का ए, कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है 8th का। मेनी ओव्यूल इन ईच ओवरी। मेनी नहीं होता, सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल होता है भाई। तो यही तो इनकरेक्ट है आपका। फ्लावर आर स्मॉल बट ब्राइटली कलर्ड, बट एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। हाँ, फ्लावर क्या होगा? छोटा होगा, नॉट ब्राइटली कलर्ड होगा। अरे भाई एयर को कलर से क्या मतलब? आंसर बनेगा सी आपका, आंसर बनेगा सी। बिल्कुल आंसर आपका बनेगा सी, क्योंकि यहां पर मेनी नहीं सिंगल होना चाहिए, ये मेनी नहीं सिंगल होना चाहिए भाई, यहां पर मेनी नहीं। आप बोलेंगे फिर सर यहां पर सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। सिंगल ओव्यूल पाया जाता है एक ओवरी में, ना कि मेनी। तो रॉन्ग क्या हो गया? रॉन्ग आपका सी हुआ और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है।
अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर को ना तो कलर से मतलब है, कलर से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर नेक्टर भी नहीं पाया जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून उमा जी। एबव द लीव्स, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? 8th का आंसर बन जाएगा सी। अगला सवाल, इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। माइटोटिक साइकिल में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस बताइएगा। माइटोटिक साइकिल में, हाँ, मोनो ओवुलर ओवरी ग्रास, ठीक है। यहां पर बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा माइटोटिक डिवीजन का? माइटोटिक डिवीजन का करेक्ट सीक्वेंस, 9 का आंसर सी आ रहा है। डेजी जी, सूची जी का आंसर सी आ गया है, G1S G2M। देखिए, जब भी हम लोग माइटोटिक साइकिल की बात करेंगे या सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में हम लोग 2 स्टेप पढ़ते हैं। सेल डिवीजन में 2 स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली सेल डिवीजन को में 2 चीजें पढ़ते हैं। पहला होता है इंटरफेज, पहला इंटरफेज, दूसरा डिवीजन फेज या एम फेज। ये हो गया आपका इंटरफेज। फर्स्ट हुआ इंटरफेज, ये हुआ एम फेज या डिवाइडिंग फेज। ठीक, अब इंटरफेज भी 3 तरीके का होगा आपका। इंटरफेज में हम देखेंगे कि आपको G1 पढ़ना है और S पढ़ना है, इसके बाद देन G2 पढ़ना है। तो सीक्वेंस क्या आया? आप बोलेंगे सर G1 से S आए, S से G2, देन एम फेज। ठीक है, यहां पर भी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती है। तो इस कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा? G1S G2M। यहां पर देख लेते हैं, G1 G2S, G1S G2M। आंसर क्या बन जाएगा भाई? आंसर बन जाएगा सी। बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ रहा है सी, अच्छी बात है। आंसर बनेगा भाई यहां पर सी। अगला सवाल, 10th नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इसका जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती है। यहां पर यहां पर देखते हैं, स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता कम होती है। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती है परंतु केवल एक सीमा तक। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड। जाति प्रचुरता और खोज के क्षेत्र के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसका जवाब क्या होगा भाई? 10th का आंसर कुछ लोगों का ए आ रहा है, सूची जी, चारू जी का आंसर सी आ रहा है। यहां पर जवाब होगा क्या? आप बोलेंगे सर यहां पर जवाब होगा क्या? आप यहां पर बोला कि स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज एरिया एक्सप्लोरेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है बट पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है। रीजन बताता हूं। स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया, यहां पर डिक्रीज दिया है तो ये तो होगा नहीं। यहां पर पढ़ते हैं स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये सही है, रीजन बताता हूं। देखो यहां पर सी वाला करेक्ट आंसर है, रीजन बता दे रहे हैं इसका क्यों करेक्ट है। अधिकतर सबका आंसर सी आया भी है। मान लेते हैं भाई ये आपका एक पार्टिकुलर एरिया है, ये एरिया फर्स्ट है, ये एरिया फर्स्ट है। यहां पर कुछ प्लांट पाए जाएंगे, यहां पर कुछ प्लांट पाए जाएंगे। मान लेते हैं प्लांट की 20 स्पीसीज पाई जा रही हैं, यहां प्लांट की 20 स्पीसीज हैं। यहां एनिमल की बात करें, यहां एनिमल 25 स्पीसीज पाई जा रहे हैं। एनिमल के 25 स्पीसीज पाए जा रहे हैं। अब हमने एरिया इंक्रीज किया, हमने क्या किया? एरिया बढ़ा दिया। ये देखिए हमने एरिया बढ़ा दिया। अब यहां पर प्लांट की स्पीसीज जो होगी, अब प्लांट की स्पीसीज यहां हो गई 50 स्पीसीज, अब प्लांट की 50 स्पीसीज हो गई। और एनिमल की स्पीसीज की बात करें तो यहां पर एनिमल्स हो गए आपके, यहां पर एनिमल्स की स्पीसीज हो गई 75। अभी भी चीजें ठीक थी, एरिया बढ़ाया, ये एरिया सेकंड है, बट अब अगर हम फिर से एरिया बढ़ा दें तो जरूरी नहीं है कि नए प्लांट नए स्पीसीज खोजे जाएं। एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा भाई। एक लिमिट के बाद हमने एरिया और बढ़ा दिया,
ये तीसरा एरिया हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। अब यहाँ पर आपको सेचुरेशन देखने को मिलेगा कि जितने प्लांट और एनिमल यहाँ देखने को मिले थे आपको एरिया सेकेंड में, वही एरिया थर्ड में भी देखने को मिलेंगे। अब स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, बढ़ना बंद हो जाएगी। हाँ, व्हेन वी गो टुवर्ड, बिल्कुल वो चीजें सही हैं आपकी। मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि एरिया आपने बढ़ाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने देखा यहां 20-25 स्पीसीज थे फर्स्ट में, यहां 50-75 थे, बट थर्ड में भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि एक टाइम के बाद सिचुएशन आ जाता है। आप कितना भी एरिया बढ़ा दो भाई, पूरे अर्थ पे जितनी स्पीसीज हैं आप एरिया बढ़ाते चले गए, पूरे अर्थ को कवर कर लिया, तो वहां पर उसके बाद आपको कोई नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बस इतनी सी बात बताई थी कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करेगी एरिया बढ़ाने पर, बट एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, सेचुरेशन आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई? तो यहां पर आंसर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट था, बट वहां पर सिर्फ अप टू अ लिमिट नहीं था, इस कारण से चीजें यहां पर ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया था। अगला हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे देखिए 11 नंबर सवाल को, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर का जवाब चाहिए। 11 नंबर का जवाब आपसे बोल रहा है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहां पर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होता है फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकेंड के रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का सोर्स क्या होगा। गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब पीएस सेकेंड पर अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, तब इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति या प्रतिस्थापित करता कौन है इन्हें, बताइएगा भाई। क्या हम बोल्ट ने कंडीशन बताया था, बिल्कुल कंडीशन उन्होंने यही दिया था भाई, कंडीशन नहीं डिफाइन कर पाए थे प्रॉपर वो, बट उन्होंने बताया था कि आप एरिया बढ़ाओगे तो एक टाइम के बाद सेचुरेशन आएगा ही आएगा। आप मान लो ना कि आप जहां पर रह रहे हो वहां पर 15-20 स्पीसीज पाई जा रही है, उस मोहल्ले में आपने थोड़ा सा एरिया बढ़ाया, 4-5 मोहल्लों में आपने देखा तो थोड़े से स्पीसीज बढ़े, बट आप उसके बाद भी एरिया बढ़ा दिए, पूरे तालुका के बारे में भी आपने देखा तो आपको सेम स्पीसीज ही देखने को मिली। बस वही चीजें उन्होंने बताई थी। बस यहां पर सबका जवाब आ रहा है, किसी का जवाब 11 का सी आ रहा है, किसी का वाटर बी। हम देख लेते हैं, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि पीएस सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम में, इसे रिप्लेस कौन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कौन कराएगा। बिल्कुल, जिनका जवाब आया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिनका जवाब फोटोलिसिस ऑफ वाटर आया है या वाटर आया है, वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पीएस सेकेंड से अटैच होता है, पीएस सेकेंड के पास ही क्या होगा, वाटर को तोड़ने की कैपेबिलिटी होगी, यहीं पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा, यहां पर 4H+4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहां पर आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बना है यहां पर, यही क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई है उसे फुलफिल करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, एनसीईआरटी के अनुसार तो राइट हो सकता है जी, बिल्कुल। यहां पर बताइएगा 4 इलेक्ट्रॉन वाटर के टूटने से आए, पीएस सेकेंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था वो वाटर ने क्या किया, फुलफिल कर दिया। आंसर क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर वाटर बनेगा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हो सकते हैं एलिमेंट, जवाब दीजिए। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में वाटर ही करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दोनों में वाटर ही करता है। सर नहीं भाई, देखो जनरली अगर आप समझो, वैशाली जी अगर आप समझो ना, तो नेचर में साइक्लिक चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जितने भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है NADPH2 और नॉन साइक्लिक में ही बनता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो
सूर्य का प्रकाश जब आएगा, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट जब पड़ेगी अर्थ पर, तो वो माप के नहीं देगा कि सिर्फ साइक्लिक चल सके। 700 नैनोमीटर बस की लाइट नहीं आएगी, 680 की आएगी। और जैसे 680 नैनोमीटर की लाइट आई, पीएस सेकंड काम करना शुरू कर देगा। और पीएस सेकंड जब काम करेगा तो नॉन साइक्लिक मोर इफिशियंट होता है। साइक्लिक आप लैब कंडीशन में करा सकते हो, नेचर में साइक्लिक की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। नेचर में क्या हमेशा 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी? आप बोलेंगे सर नहीं आएगी। नेचर में तो 680 नैनोमीटर की भी लाइट आएगी। 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए साइक्लिक को चलाने के लिए, पीएस फर्स्ट के लिए। और नेचर में हमेशा 700 नैनोमीटर की लाइट नहीं होती, कम की भी लाइट आती है। नेचर या सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट जो है सन, वो कभी भी माप तोल के लाइट नहीं देता। तो यहां पर साइक्लिक चलने का सवाल ही नहीं आएगा। नेचर में साइक्लिक चलने की पॉसिबिलिटी नील होती है, यह ध्यान दीजिएगा। नेचर में साइक्लिक चलने की पॉसिबिलिटी नील होती है, बहुत कम चांस होते हैं नेचर में साइक्लिक चलने के। नॉन साइक्लिक चलता है क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट आती रहती है। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक। यहां पर हाँ बिल्कुल कैल्शियम, मैग्नीज और क्लोराइड आयन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 12 का आंसर देना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप खुद सोचो ना, आप लैब की कंडीशन में सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट डाल सकते हो। लैब की कंडीशन के बाहर नेचर में आप हमेशा 700 नैनोमीटर नहीं दे सकते। नेचर में तो हमेशा 680 की भी लाइट आएगी। और जैसे 680 आएगी, नॉन साइक्लिक काम करना शुरू कर देगा। नॉन साइक्लिक काम करेगा, साइक्लिक भाई साहब का नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए परेशान ही नहीं होना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बस समझना है चीजों को। जो भी बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, चीजें समझ में आएंगी। यहां पर क्या होगा बताइए, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई? आप बोलेंगे सर एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये तो करेक्ट है। ए वाला क्या है? ए वाला आपका करेक्ट है। बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल बायोमास घट सकता है, बायोमास घट सकता है कुछ कंडीशंस में। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू, अरे भाई ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद टॉप कंज्यूमर के पास सबसे कम होता है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। हम यहां पर 2 को करेक्ट बताए, ये इनकरेक्ट अपने को मिल गया, यही आंसर होगा भाई, यही आंसर होगा। ग्रेजुअली यहां पर इंक्रीज लिखा है और ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो इनकरेक्ट तो मिल गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ, ये तो करेक्ट है। आपसे पूछा इनकरेक्ट है तो आंसर आपका सी बन जाएगा। पूछा है आपसे इनकरेक्ट है तो आंसर आपका सी बन जाएगा। और इन भाई साहब लोगों को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बोलेंगे सर इनकरेक्ट पूछा था, हमने इसे आंसर बना लिया, सी को हमने आंसर बना लिया। ओए ओए बल्ले बल्ले चारू पांडे जी, हाँ रॉन्ग होगा, सी ही रॉन्ग होगा, वही तो बता रहे हैं। पूछा आपसे इनकरेक्ट ही है, बट जब हम करेक्ट को बाहर कर लेंगे तभी तो इनकरेक्ट को पाएंगे भाई। चलिए अगला सवाल, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट, पृथ्वी के बनने के कितने वर्षों बाद इस ग्रह पर जीवन का उदय हुआ? बताइए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश एक साथ कंफ्यूज कर देता है। अभी मजबूरी है, हमको हिंदी इंग्लिश में चीजें रखनी पड़ती हैं, कुछ लोगों को हिंदी की भी रिक्वायरमेंट होती है महबूब आलम जी, तो परेशान नहीं होना है अपने को। आप यहां पर बताइए कि पृथ्वी के बनने के कितने टाइम बाद लाइफ आई थी, बताइएगा भाई। धरती बनने के कितने साल बाद लाइफ आई थी धरती पर? थर्टीन का आंसर डी आ रहा है कुछ लोगों का। निकिता जी, उमा जी, मीना जी का आंसर डी आ रहा है, तो याद करने वाली बात है। बिल्कुल स्वाति जी का आंसर आया है 500 मिलियन ईयर, बिल्कुल आंसर डी करेक्ट होगा, आंसर डी करेक्ट होगा, आंसर डी करेक्ट होगा। जब धरती बनी 4.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो,
4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। इसके 500 मिलियन ईयर बाद, ठीक है, इसके 500 मिलियन ईयर बाद क्या हुआ, पहली बार लाइफ आई थी। ठीक सर, पहली क्लास अटेंडिंग, कोई बात नहीं है चारों जी, एकदम अच्छे से बढ़िया से आप चीजों को अटेंड करिए। देखिए 4.5 बिलियन ईयर एगो की बात किया है, मतलब कितना होगा यहां पर, इतना मिलियन ईयर एगो होगा। इसे हम लिख सकते हैं 4500 मिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो को क्या बोलेंगे, 4500 मिलियन ईयर एगो। और अर्थ आया, अर्थ के कितने साल बाद आया, तो 500 मिलियन ईयर एगो, मतलब करीबन लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर एगो के आसपास, 4 बिलियन ईयर एगो के आसपास लाइफ आई थी, या 4000। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। लाइफ के कितने अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर एगो में, या इसको हम अगर कन्वर्ट कर दें मिलियन ईयर एगो में तो 4500 मिलियन ईयर एगो बोलेंगे। और लाइफ कब आई, तो 500 मिलियन ईयर एगो बाद आई, मतलब अर्थ के आने के 500 मिलियन ईयर बाद आई। ठीक है, मतलब लाइफ अपीयर्ड हुई थी कुछ इसके आसपास 4000, या यहां पर लिख सकते हैं 4000 म्या के आसपास आई। ठीक, मतलब इतना टाइम हो गया लाइफ को अर्थ पे आए हुए, इतना टाइम हो गया, 4000 मिलियन ईयर एगो हो गया अर्थ पर लाइफ आए हुए। और अर्थ को आए हुए कितना हुआ, अर्थ को बने हुए कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 4500 मिलियन ईयर एगो। कुछ चीजें क्लियर हो रही है ना यहाँ पे। आलम जी तब भी आप एग्जाम में खूब कंफ्यूज होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं सर। हाँ वो तो ठीक है, स्वागत नहीं करेंगे हमारा, बिल्कुल चारू पांडे जी आपका स्वागत है भाई। चलिए आंसर यहां पर बनेगा डी। इसका जवाब दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर, लास्ट वाले में एक हिंदी में गलत है, लास्ट वाले में कहां पर, अच्छा यहां बिलियन हो गया है, इसको मिलियन कर लो भाई। ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इंग्लिश को क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं कर दे रहा हूं। अब ठीक है, अब शायद चीजें क्लियर हो गई हो, अब सही है ना, अभी शायद चीजें सही हो गई हो भाई। अभी ठीक है, मिलियन हमने इसे कर दिया है, अभी मिलियन कर दिया है। यहां पर बताइए टर्म न्यूक्लिन फॉर जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, आनुवंशिक पदार्थ के लिए न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर ये क्वेश्चन गलत है, आफ्टर दिया है क्वेश्चन में, आंसर एगो के बिहाफ पर आप बता रहे हैं, वो सही है भाई, हमने दोनों बिहाफ पर बताया है। यहां पर ये आफ्टर वाला है, और यहां पर अगर हम इसे एगो कर देंगे तो ये 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा म्या, मिलियन ईयर एगो। ये एगो वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई किसके, आफ्टर वाली बात हो गई, ये आफ्टर वाली बात हो गई। ठीक है ना, यहां पर ये आफ्टर वाली बात पूछा है तो ये हमने बता दिया, ये एगो वाली बात है, दोनों ऑप्शन बताया गया है, इसलिए परेशान मत होइए, हमने दोनों तरीके से चीजों को बता दिया है। ठीक है, यहां पर आंसर आपका होगा फ्रेडरिक मिशर, आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर, बहुत बढ़िया, आंसर होगा मिशर। न्यूक्लिन टर्म किसने दिया था, आप बोलेंगे सर मिशर साहब ने दिया था। प्रणाम सर जी, बिल्कुल स्वागत है भाई सबका। चलिए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन अगेव इस टर्म है, बताइए वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगेव में क्या बोलते हैं उसे, अगेव में कायिक प्रवर्ध को क्या कहा जाता है, आई, राइजोम, बल्बिल या ऑफसेट, बताइएगा यहां पर। 15 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन अगेव इज टर्म एज, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन अगेव इज टर्म एज, बताइए आई कहां पर होता है, आई का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा, आई का फॉर्मेशन कहां पर होगा भाई। आप बोलेंगे सर ये पोटैटो में देखने को मिलता है, पोटैटो में। राइजोम आप बोलेंगे सर बनाना में, राइजोम कहां पर, आप बोलेंगे सर बनाना में। बल्बिल कहां पर, आप बोलेंगे सर अगेव में। और आपसे पूछा जाए ऑफसेट तो आप बोलेंगे सर वाटर हायासिंथ में, कहां पर, वाटर हायासिंथ में।
मतलब इकॉर्निया की बात कर रहा है। तो अब बताइए अगेव में वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होगा? बताइए भाई। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर सबका बनेगा सी वाला अगेव। आंसर बनेगा बल्बिल या अगेव, ठीक है। यहां पर हमने चारों चीजों को बता दिया है। आई का फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कहां पर होता है? तो आप बोलेंगे सर पोटैटो में। जिन्होंने आलू देखा होगा तो आलू में अंकुरण देखा होगा, आई का फॉर्मेशन होता है वहां पे। राइजोम बनाना के केस में, बल्बिल अगेव के केस में, ऑफसेट यहां पर वाटर हायासिंथ हो जाएगा, पिस्टिया हो जाएगा, वोल्फिया हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल ब्लू डेविल, बहुत अच्छी बात है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। बताइए यहां पर विच इज इनकरेक्ट, गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए भाई। इस सवाल में 16 नंबर क्वेश्चन में बताइए गलत स्टेटमेंट को, देखिए कौन सा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा भाई? जवाब दीजिए, तब तक हम पानी मंगा लेते हैं, ठीक है। सर पानी दीजिए थोड़ा सा ना। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है भाई अपने को। 16 में हम लोग रॉन्ग स्टेटमेंट को देखते हैं। सॉल्व करिए चीजों को। आपसे बोला टायरोसिन पोसेसेस एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो यहां पर तो एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। सल्फर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, बिल्कुल सल्फर आपका सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन तीनों जगह पाया जाएगा। ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, नहीं भाई, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। तो यहां पर लिपिड का तो केस नहीं है, यही इनकरेक्ट है आपका, और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है। लेसाइथिन कंटेन फास्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, इसलिए तो इसे फास्फोलिपिड बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो आंसर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर सी वाला। आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, क्योंकि यही क्या है? इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। यहां तक चीजें क्लियर है? मीना जी, अशोक जी, स्वाति जी, प्रगति जी, जानकी राजपूत, निकिता जी, सबका आंसर सी आया है, बहुत बढ़िया। वैशाली जी का भी आंसर सी आया है। भी सर अभी देखे क्या हम चलिए अगला सवाल, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्स। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को किसकी जरूरत पड़ती है? वायुवीय श्वसन के दौरान पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कार्यशीलता में किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट। बताइएगा भाई, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को किसकी जरूरत पड़ती है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्स। सामने आपके 17 नंबर क्वेश्चन है। चारू पांडे जी का आंसर बी आया है, स्वाति जी का आंसर ए आया है, शुचि जी का आंसर ए आया है। हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम। यहां पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी इसे, ठीक है। Mg+2 की जरूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैग्नीशियम आयन की। चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया भाई, आंसर सबका ए आ रहा है, आंसर ए ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। ये बढ़िया सवाल है। मैंगो और कोकोनट फ्रूट का फीचर हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, और सही विकल्प को चुनना है, और सही विकल्प को चुनना है, ठीक। यहां पर बोल रहा है बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप। मैंगो और कोकोनट क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर ये ड्रूप होते हैं, ड्रूप ही होते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल हम लोगों को ये चीजें याद भी हैं, पता भी हैं। और बी वाले को हम लोग पढ़ते हैं, आप बोलेंगे सर ये तो करेक्ट है, ये वाला तो आपका करेक्ट है। इंडोकार्प इज इडिबल इन बोथ, क्या दोनों में इंडोकार्प इडिबल होता है? आप बोलेंगे सर मैंगो के केस में, मैंगो के केस में मीजोकार्प इडिबल होता है, मीजोकार्प इडिबल होता है। कोकोनट के केस में यहां पर सेलुलर इंडोस्पर्म जो होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म इडिबल होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म इडिबल होता है। इसे हम सीड भी बोल सकते हैं,
इसे हम सीड भी बोल सकते हैं। ठीक, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बी, जैसे महबूब आलम जी, अशोक चौहान जी और भूपेंद्र जी का आंसर बी आया है। भाई सबका आंसर बी ही आ रहा है एक तरफ से। ध्यान से देखिए, ये वाला तो करेक्ट था। यहां सब में इंडोकार्प नहीं होता, मीजोकार्प मैंगो में एडिबल होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म या सीड जो होता है वो कोकोनट में होता है। हमने सीड ऐसे ही लिख दिया है, परेशान मत होइएगा, आप सेलुलर इंडोस्पर्म को ध्यान में रखिएगा। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, बिल्कुल कोकोनट का मीजोकार्प फाइब्रस होता है, मैंगो का फ्लेसी होता है। यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, ये भी करेक्ट है। दोनों फ्रूट्स कहां से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी ओवरी से होते हैं, मोनोकार्पलरी ओवरी से होते हैं, मोनोकार्पलरी ओवरी से होते हैं। तो ये वाला भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट होगा कौन? आप बोलेंगे सर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिखा कहां? आपने बोला सर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए, दोनों जो फ्रूट हैं मैंगो और कोकोनट, मोनोकार्पलरी ओवरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं कि इंफीरियर? सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी होती है कि इंफीरियर ओवरी होती है? ओवरी सुपीरियर होगी या इंफीरियर होगी? भाई सवाल मेरा यह है कि मोनोकार्पलरी ओवरी तक तो चीजें ठीक थी, सुपीरियर ओवरी होगी कि इंफीरियर ओवरी होगी? ओवरी सुपीरियर होगी कि इंफीरियर होगी? ओवरी सुपीरियर होगी कि इंफीरियर होगी? भाई ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी होगी कि इंफीरियर ओवरी? बिल्कुल भूपेंद्र जी का आंसर आया है सर सुपीरियर ओवरी होती है। बहुत बढ़िया भाई, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। कैसी होती है? सुपीरियर होती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। इसे मैच करा के देखते हैं। मैचिंग का सवाल है, आपके पास 30 सेकेंड है, मैच कराइए और जवाब दीजिए। यहां पर आपसे बोला है हर्बीवोरस प्लांट या हर्बीवोर्स एंड प्लांट, शाकाहारी पादप, माइकोराइजा प्लांट, सीप, कैटल, ऑर्किड और ट्री। मतलब हर्बीवोरस और प्लांट के बीच में कैसा रिलेशन है? माइकोराइजा और प्लांट के बीच में कैसा रिलेशन है? सिप और कैटल के बीच में कैसा रिलेशन है? ऑर्किड और किसके? ट्री के बीच में कैसा रिलेशन है? कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन एंड कंपटीशन। आप मैच कराइए और इसका जवाब दीजिए। आपके पास कुल मिला के 30 सेकेंड का टाइम है। आप बोलेंगे सर हर्बीवोरस और प्लांट, हर्बीवोर्स और प्लांट के बीच में कैसा रिलेशन होगा? तो प्लांट यहां पर प्रे जैसा हो जाएगा, हर्बीवोरस कैसा होगा? प्रीडेटर जैसा हो जाएगा। सर ये तो प्रीडेशन को दिखा रहा है, सर ये तो प्रीडेशन को। कुछ लोगों का आंसर सी आया है, आप बोलेंगे सर ये तो प्रीडेशन को इंडिकेट करा रहा है। माइकोराइजा और प्लांट के बीच का रिलेशनशिप होता है म्यूचुअलिज्म, इसे बोल देंगे सर म्यूचुअलिज्म है। सिप और कैटल में कंपटीशन होता है घास के लिए, ग्रास के लिए। यहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों का फूड सेम है। ऑर्किड ट्री ग्रो करता है मैंगो के ऊपर और मैंगो को इससे कोई नुकसान नहीं होता, ऑर्किड को फायदा हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉमेंसलिज्म। तो आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर ए का थर्ड है, बी का सेकेंड, ए थर्ड है, बी सेकेंड है, सी का फोर्थ है एंड डी का फर्स्ट है। आंसर बन जाएगा सर सी वाला। आंसर क्या बन रहा है सर? सी वाला। सबके जवाब सी आए हैं भाई। महबूब आलम, उमा जी, प्रगति जी, स्वाति जी, सुचि जी, निकिता, डेजी, भूपेंद्र जी, अशोक जी, सबका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक, यहां पर मुझे आप बताइए, मुझे यहां पर आपसे कुछ चीजें जाननी है। कॉमन्सलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। प्रीडेशन में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान होगा। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। यह इस तरीके का इंडिकेशन होता है भाई। रश्मि यादव, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून रश्मि जी। बिल्कुल आंसर आपका बनेगा सी वाला। आंसर क्या बन जाएगा भाई? आंसर बनेगा सी वाला। अगला सवाल, इन ग्लाइसिन मैक्स, आपसे बोल रहा है ग्लाइसिन मैक्स में द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल टू अदर प्लांट पार्ट।
अदर पार्ट्स एज। ग्लाइसिन मैक्स में जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण का उत्पादन जड़ ग्रंथिकाओं से अन्य भागों में किस रूप में अभिगमित होता है? बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लाइसिन मैक्स प्लांट में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? बताइएगा भाई, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? अच्छा, वॉइस नहीं जा रही अभी? अभी चीजें क्लियर हैं? अभी वॉइस जा रही है कि नहीं? अभी वॉइस जा रही है कि नहीं? अभी वॉइस जा रही है? अभी के लिए बताइए भाई, अभी आवाज जा रही है कि नहीं? अभी अभी बताइए, अभी तो चीजें क्लियर होंगी ना? अभी अभी बताइए, अभी वॉइस ठीक है? अभी के लिए बताइए, अभी ठीक जा रही है? अभी क्लियर है ना? चलो यहां पर समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि सर ग्लाइसिन मैक्स हो गया, या एग्जाम्पल में एक और दिया है सोयाबीन। जो प्रोडक्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनेगा वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? तो यूरिड्स के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? यूरिड्स के फॉर्म में होगा। यूरिड्स के। बिल्कुल महबूब जी का आंसर सही है, अधिकतर लोगों ने आंसर गलत किया था। यहां पर यूराइड्स या यूरिड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना? इसके फॉर्म में होगा भाई। अच्छा, स्वाति जी बोल रहे मेरा भी सही है, बिल्कुल यूराइड्स के फॉर्म में होता है या यूरिड्स के। अमोनिया के फॉर्म में तो बन ही रहा है भाई, ग्लूटामेट और नाइट्रेट का केस यहां पर नहीं है, यहां पर यूरिड्स के फॉर्म में होता है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, कुछ चीजें देखो। यूरिड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो यहां पर ज्यादा होता है, तो यूरिड्स के फॉर्म में होगा। चलिए अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग। मैच कराइए भाई। बहुत से सवाल आपको नए मिल रहे होंगे, हमको पता है, हमको भी आइडिया इस बात का, बहुत से क्वेश्चन नए मिल रहे होंगे। तो अच्छी बात है, आप जब नए सवाल को देखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। हाँ, यूरिड्स। चलिए यहां पर बताइए, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी फंक्शन। एक साइड क्या दिया गया है? ये एक्टिविटी है, इधर हार्मोन का नाम दिया गया है, फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व। फ्रूट राइपनर, हर्बिसाइड, बोल्टिंग, स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, GA3 और लिखा है 2,4-D एंड इथेपॉन। जवाब दीजिए इसका भाई। सर मुझे ये क्वेश्चन याद था। अच्छा सवाल ही याद है, कोई बात नहीं। 21 का आंसर डी आ रहा है आप लोगों का। फ्रूट राइपनर को अगर मैच कराएं तो इथेपॉन हो जाएगा। हर्बिसाइड के फॉर्म में यूज होता है 2,4-D का। बोल्टिंग एजेंट कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा GA3 मतलब जिब्रेलिन। स्ट्रेस हार्मोन आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगर मैच कराएं यहां पर हम लोग तो देख सकते हैं, ए वाला मैच किया 4 से, बी वाला 3rd से, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। आंसर बन रहा है डी वाला। आंसर बना है आपका डी वाला। आंसर बना भाई डी वाला। आंसर सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर डी आया, अच्छी बात है। अगला सवाल, हु क्वाइंड द टर्म काइनेटिन। टर्म काइनेटिन किसने दिया था भाई? काइनेटिन शब्द किसने निर्मित किया, किसने प्रपोज किया? हाँ, जिब्रेलिन। GA3 को जिब्रेलिन ही बोलते हैं रश्मि जी। करीबन 100 के आसपास जिब्रेलिन खोजे गए हैं ना, तो बस 3 का नंबर है, वो नंबरिंग कर दिया है कि जिब्रेलिक एसिड 3rd। बस यहां पर बताइए 22 नंबर क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म काइनेटिन। 22 का बी, स्कूग एंड मिलर। डेजी जी का आंसर आ गया है। हाँ, सबका जवाब आ रहा है। महबूब आलम जी, सुची जी का आंसर आ रहा है कि सर स्कूग एंड मिलर। बिल्कुल, स्कूग और मिलर ने काइनेटिन टर्म दिया था। इन्होंने टर्म
काइनेटिन दिया था। किसके लिए दिया था? आप बोलेंगे सर साइटोकाइनिन के लिए। साइटोकाइनिन के लिए काइनेटिन टर्म दिया था स्कूगन मिलर ने। ठीक। कुरोसावा साहब ने क्या किया था? कुरोसावा साहब ने क्या किया था भाई? कुरोसावा साहब ने क्या किया था? बिल्कुल चारों जी, उमा जी, मीना जी, भूपेंद्र जी, सबका आंसर आया भैया, सही है। यहां पर बताइए कुरोसावा साहब ने क्या किया था? कुरोसावा साहब ने क्या किया था भाई? कुरोसावा साहब ने क्या किया था? कुरोसावा, इन्होंने क्या बताया था? इनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। कुरोसावा ने क्या बताया था? आप बोलेंगे सर इन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकुराई पर वर्क किया। और क्या बताया? बैक एंड डिजीज के बारे में बताया या फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस के बारे में बताया? बहुत बढ़िया। जिब्रालिन की डिस्कवरी के बारे में बताया। वर्क किया था एक फंगस पर जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजोकुराई। नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजोकुराई। जिब्रेला फ्यूजोकुराई पर काम किया था और इन्होंने जिब्रेलिन के बारे में बताया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डार्विन साहब ने क्या बताया था भाई? आप बोलेंगे सर इन्होंने ऑक्सीजन के अंदर फोटोपेरियोडिज्म के बारे में बताया कि ऑक्सीजन फोटोपेरियोडिज्म को क्या करता है? परफॉर्म कराता है। ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने भी काम किया। एफडब्ल्यू वेंट ने सबसे पहले ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था। इनके बारे में आप लिखेंगे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन या आइसोलेट ऑक्सीजन। एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम किलोप्टाइल सीडलिंग या ओट किलोप्टाइल सीडलिंग, फ्रॉम कोलियोप्टाइल ओट सीडलिंग। ठीक। इन दोनों लोगों ने ऑक्सीजन पर ही वर्क किया था। इन्होंने ऑक्सीजन पर क्या बताया? फोटोपेरियोडिज्म के इफेक्ट को बताया। और एफडब्ल्यू वेंट ने सबसे पहले आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को। कहां से? आप बोलेंगे सर किलोप्टाइल ओट सीडलिंग से। ठीक है भाई, नो बफरिंग स्वातिंग मैम। बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग नहीं हो रही है भाई। चलिए आंसर आपका बनेगा यहां पर बी वाला। अगला सवाल 23rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, फ्रॉम ओट, बहुत बढ़िया भाई। फ्रॉम ओट सीडलिंग, यहां पर बताइए हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड न्यूरोहाइपोफिसिस, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज न्यूरोहाइपोफाइसिस आर फ्रॉम। न्यूरोहाइपोफिसिस में संग्रहित एवं मोचित हार्मोन है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। 23rd नंबर क्वेश्चन, 23rd नंबर क्वेश्चन। हेरिंग स्पर्म से ऑक्सीजन थोड़ी निकाला गया था भाई। हेरिंग स्पर्म से ऑक्सीजन थोड़ी निकाला गया था। हेरिंग स्पर्म से साइटोकाइनिन निकाला गया था। क्या बता रहे हो आप भी महबूब आलम जी? ऑक्सीजन हेरिंग स्पर्म से नहीं निकाला गया था, वहां से साइटोकाइनिन की बात हुई थी। वो हम लोग ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किए थे हेट्रो ऑक्सीजन को। हेट्रो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। हेरिंग स्पर्म आप जो आप बोल रहे हो वहां से ऑक्सीजन नहीं, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में कुछ चीजें पता चली थी। हेरिंग स्पर्म की बात आप जो कर रहे हो वो साइटोकाइनिन के केस में सही है, ऑक्सीजन में नहीं। यूरिन की बात करेंगे तो शायद चीजें करेक्ट हो जाती है आपकी। यहां पर जवाब दीजिए। सबका जवाब आ रहा है सी और सूची जी का आंसर बी आया है और लोगों का आंसर सी आ रहा है। ध्यान से आप देखो भाई, यहां पर लिखा है प्रोलैक्टिन, यहां पर बोल रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर से। ये तो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी नहीं होगा भाई। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, ये दोनों करेक्ट हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आंसर आपका बनेगा क्या? आंसर आपका बन जाएगा सी। आंसर तो आपका सी बनेगा क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन आते हैं, सॉरी हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं वो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही स्टोर होते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। तो आंसर तो सी बनेगा। हाँ, बर्थ लव मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आएगा, पीटोसिन बोलते हैं उसे, वैसोप्रेसिन को एडीएस बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिप्रेसिन भी बोलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के अकॉर्डिंग द साइज इन डायामीटर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ।
ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नियंत्रक बोर्ड के अनुसार किस आकार या व्यास के कणकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदेह हैं? इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए भाई साहब। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 का सी आंसर आ रहा है। स्वाति जी, उमा जी का आंसर सी आ रहा है सर 2.5 माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ऐसे करके चीजें लिखी गई हैं, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा और यहां पर 2.5 माइक्रोमीटर है, यही आपका करेक्ट होगा। सबका आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। सबका आंसर सी आ रहा है, सही भी है बिल्कुल। 24 का आंसर सी करेक्ट है सबका। अगला सवाल, फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड? किस माइक्रोब का यूज करते हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराने के लिए? किसका? सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराने के लिए। बताइए भाई, किस माइक्रोब का यूज करते हैं? किस माइक्रोब का यूज करेंगे भाई? किस माइक्रोब का यूज करेंगे? सर अगर रिवीजन न करें तो भूल जाते हैं हम, तो रिवीजन तो भाई मस्ट है महबूब आलम जी, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। 25 का आंसर आ रहा है बी, एस्परजिलस नाइजर। बहुत बढ़िया, एस्परजिलस नाइजर से ही सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराते हैं इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल दोनों पर्पस के लिए। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड आएगा, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड आएगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस से आप बोलेंगे सर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। यहां तक तो चीजें क्लियर थी। एक बार जितने लोग जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें भाई, एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग, उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए भाई, फिर हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। यहां तक हमने चीजों को कवर कर लिया है, 25 नंबर तक हम लोगों ने चीजों को कवर कर लिया है। एक सेकेंड भाई, सर पानी थोड़ा सा पानी प्रोवाइड करा दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन भाई, 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपके सामने है ई कोलाई हैज ओनली, ई कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10 to the power 6 base pair and complete the process of replication within 18 minutes। और प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन कितने टाइम में हो जा रहा है? 18 मिनट में। देन द एवरेज पॉलीमराइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, बताइए, देन द एवरेज पॉलीमरेशन, देन द एवरेज पॉलीमराइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली, रेट बताइए भाई, रेट आपसे पूछ रहा है, एवरेज पॉलीमराइजेशन का रेट आपसे पूछ रहा है। ई कोलाई में केवल 4.6 गुणित्ते 10 के घाते 6 बेस युग्म होते हैं। यह प्रतिकृति की प्रक्रिया 18 मिनटों में पूरा कर देता है। इस प्रकार बहुलीकरण की औसत दर लगभग होती है। जवाब दीजिए। 36 क्वेश्चन सर ने बताया है। आज दरअसल 36 ही है क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव हो गया है। 26 का डी आ रहा है आंसर कुछ लोगों का, 4000 बेस पेयर। कुछ लोग 26 का डी भी आंसर दे रहे हैं, मैं सबका आंसर टिक कर दूंगा भाई। कुछ लोगों का सी आ रहा है 3000 बेस पेयर, और महबूब आलम जी का भी सी आया है 3000 बेस पेयर। ठीक है भाई, हम लोग ध्यान से देखते हैं यहां चीजों को। आपसे बोला है बेस पेयर कितना दिया गया है, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर है। सी और डी में सब लोग उलझे हुए हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। और यहां पर आपसे पूछा क्या है? रेट पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज रेट पूछा है। एंड
कितना मिनट दिया है? टाइम आपके पास 18 मिनट दिया गया है। ठीक, चलिए सर अब लग रहा है गलत होगा, ध्यान से देखते हैं। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर लिख लेंगे या न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेंगे? हमने यहां पर लिख लिया न्यूक्लियोटाइड्स अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यही यूज होगा। न्यूक्लियोटाइड लिख लें या टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर लिख लें। ठीक है भाई, अब देखो मल्टीप्लाई करना है ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोटाइड दिया कितना है या बेस पेयर कितना दिया? आप बोलेंगे 4.6 इंटू 10 टू पावर 6। हम यहां लिख लेंगे 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अपॉन टाइम आप बोलेंगे सर 18 मिनट दिया है, 18 मिनट दिया है। ठीक है, गुणित्ते, अब इसे मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेकंड में। तो 60 से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। अब ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, अब ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम चाहें तो इस 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं। इस 10 से एक ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे जो वैल्यू मिलेगी ये होगी 4.6 इंटू 10 टू द पावर 5, ऐसा कुछ। ठीक, अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो 4.6 इंटू 10 टू द पावर 5, यहां पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 18 गुणित 6 कितना होगा? आप बोलेंगे सर 108 होगा। कितना होगा भाई? 108 हो जाएगा। अब हम इसको कट करें, अगर हम इसे कट करते हैं, कट करने से पहले हम देख लेते हैं यहां पर 4.6 है, हमने इसे लिखा 46। एक यहां का जो यहां पर क्या है, एक दशमलव हटाने के लिए एक हमने घात का यूज कर लिया। अब यहां पर 4 हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। यहां पर हमने किया 108। अब आप इसे कट करिए, 4,60,000 को 108 से जब आप कट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, मतलब 4,259। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा क्या है ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वैल्यू, ये यहां पर हमने किया क्या? हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, तो यहां पर 4,60,000 आ गया। हमने किससे भाग दिया? 108 से। तो कौन सी वैल्यू आई? आप बोलेंगे सर ये जब कट होंगे तो यहां वैल्यू आएगी 4259। आप लोग करके ये चीजें देख लीजिए, ये चीजें करके आप लोग देख लीजिए। अब यहां पर आपने आंसर डी कर दिया है, आंसर डी कर दिया है कि अप्रॉक्स यही दिख रहा है। आप मुझे ये बताइए पॉलीमराइजेशन रेट, आप मुझे ये बताइए, डी ही होगा सर, सब बोल रहे हैं डी होगा। आप मुझे ये बताइए कि जो रिप्लिकेशन होता है ये यूनी डायरेक्शनल होगा कि मल्टी डायरेक्शनल कि बाई डायरेक्शनल? रिप्लिकेशन होता कैसा है? रिप्लिकेशन कैसा होता है भाई? रिप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल? रिप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल? रिप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल? रिप्लिकेशन यूनी होगा कि बाई होगा? आप बोलेंगे सर बाई डायरेक्शनल होता है। रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। रिप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल थोड़ी होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। रिप्लिकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। अगर रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, फिर से समझते हैं, ये इस तरीके का होगा आपका क्रोमोसोम, इस तरीके का क्रोमोसोम होगा आपका। ई कोलाई की बात किया है, यहां बात किसकी की गई है? यहां बात की गई है इस्रीचिया कोलाई की, मतलब सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। यहां पर ओरी साइट है, यहां पर ओरी साइट है, मतलब इधर भी रिप्लिकेशन होगा, इधर भी रिप्लिकेशन होगा। जिस 18 मिनट में यहां पर रिप्लिकेशन होगा उसी 18 मिनट में यहां पर भी तो रिप्लिकेशन होगा, उसी 18 मिनट में यहां पर भी तो रिप्लिकेशन होगा। ओरी साइड के इस साइड भी रिप्लिकेशन होगा, इस साइड भी होगा। बाई डायरेक्शनल है ना, तो जिस 18 मिनट में इधर रिप्लिकेशन होगा उसी 18 मिनट में इधर भी तो होगा।
अब जब दोनों साइड रिप्लिकेशन हुआ तो 18 मिनट में 4000 बेस पेयर देखने को मिला। बट जब आप एवरेज निकालोगे तो बाई 2, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना, बाई 2 कर दोगे। यहां पर जब आप एवरेज निकालने जाओगे तो ये वाली वैल्यू को बाई 2 कर दोगे, आपको मिल जाएगा कितना, इसका आधा मिलेगा, इसका आधा मिल जाएगा भाई, इसका आधा मिलेगा। आपका आंसर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, 2000 बेस पेयर हो जाएगा। आंसर आपका 2000 बेस पेयर हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, किसी को पल्ले नहीं पड़ता ये कि एनसीईआरटी में 2000 बेस पेयर क्यों लिखा गया है। 2000 बेस पेयर पर सेकंड होगा आंसर, आंसर 2000 बेस पेयर पर सेकंड होगा। न समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड होगा। यहां पर ध्यान से देखो भाई, यहां पर ये डीएनए है, इसका ये डीएनए है, ये ओरी साइट हो गई। रिप्लिकेशन इधर 18 मिनट में जब होगा तो इधर भी तो होगा, तो सेम टाइम पर दोनों साइड रिप्लिकेशन हो जाएगा। सेम ही टाइम पर इधर भी रिप्लिकेशन हुआ, इधर भी हुआ, इसका मतलब 18 मिनट में हो गया। तो बाई 2 करना पड़ेगा ना। आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज पॉलीमराइजेशन, एवरेज पॉलीमराइजेशन बोला है। तो एवरेज आप मान लीजिए, आप मान लीजिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक सिंपल सी बात समझाता हूं। मेरे पास 10 आम है, मेरे पास टोटल 10 मैंगो है या 10 सेब है। आपने बोला सर हम हैं और आप हैं, 2 लोग हैं हम लोग, एक मैं हूं एक आप लोग हो। आपने बोला सर 5 मुझे दे दीजिए, 5 अपने पास रख लीजिए। एवरेज कितना आया, 5 ही तो आया। अगर पर हेड देखें तो 5 मैंगो ही तो आया, या 5 ही तो आया भाई। पर हेड अगर हम देखें तो 5 मैंगो ही तो आया, या 5 से भी तो आए। तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो बाई 2 कर देंगे, क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। दैट्स वाई आंसर 2000 हो जाएगा आपका, इस कारण से आंसर 2000 हो जाएगा। यहां देखो आप ना, मैंने यहां पर ये वैल्यू फाइंड की, इसको 2 किया क्यों, क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। जिस 18 मिनट में ओरी साइड के राइट साइड में होगा रिप्लिकेशन, उसी टाइम में लेफ्ट साइड में भी होगा। तो उसी 18 मिनट में रिप्लिकेशन दोनों साइड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास 10 आम हैं और 2 लोगों में बांटना है तो एवरेज आएगा 5, सबके पास 5-5 आम जाएंगे। तो यहां जब आपसे एवरेज पूछ लिया तो आपने बाई 2 कर दिया और आंसर आपका 2000 हो गया। आपकी एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी गई हैं, बट आज तक इसे कोई बेहतर ढंग से समझा नहीं पाया है, इसे आज तक कोई बेहतर ढंग से समझा नहीं पाया है। सबको आंसर 4000 ही पता है, ये हमको भी मालूम है। बट कहीं भी डाउट हो, कहीं भी चैलेंज करना होगा, मैं 2000 सिद्ध कर सकता हूं। सिर्फ 2000 बेस पेयर होगा। तरीका मैंने बता दिया है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। हाँ, सारा टाइम तो कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। चीजें क्लियर हो गई ना, अब कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे सवाल जनरली बनते नहीं हैं, और बनेंगे तो आपको हिला के रख देंगे। ऐसे सवाल बनते नहीं हैं, और बन जाएंगे तो सारा सिस्टम मिल जाएगा भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, तो आप कुछ चीजों के लिए तैयार रहिए, कुछ एडिशनल एफर्ट करके जाइए। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं तो मुझको जितना आता है मैं प्रयास करूंगा कि अपना 110% पूरे डेडिकेशन के साथ डिलीवर्ड कर सकूं, और मैं वो अपना एफर्ट पूरा डाल के चलता हूं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो मेरे पास है मैं सब कुछ यहां पर डिलीवर्ड कर दूं। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ की साइज क्या होगी, पीपीएलओ की साइज क्या होगी। वो बुक में गलत लिखा गया है, आप वो किताब देखो, किताब में लोगों ने लिख दिया है, समझ ही नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया है, और कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होते। स्वाति जी, आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जाइए, बुक में बहुत सी चीजें गलत सही लिखी रहती हैं। मैंने जो चीजें बताई वो चीजें आप समझ पाई कि नहीं, मैटर वो करता है। ऐसे सवालों में तुक्का बेहतर होगा। भूपेंद्र जी बोल रहे हैं सबको हिला देंगे, हम क्या दूसरे प्लेनेट से आए हैं सर। स्वाति जी, परेशान होने वाली बात नहीं, वहां पर 4000 लिखा है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया ना। किताबों में बहुत सी चीजें इधर उधर की लिखी गई हैं, परेशान नहीं होना है। मैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चीजों को लेकर चलूंगा। आप एक डायरेक्शन का उसने एनसीईआरटी ने एवरेज बताया है आपको, और एवरेज आप दोनों डायरेक्शन का लेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है ना, बाई 2 कर देंगे उसे। यहां पर देखिए,
0.1 माइक्रोमीटर होगा, 0.02 माइक्रोमीटर होगा, कि 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा, कि 10 to 20 माइक्रोमीटर होगा? कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है। अरे भाई, यहां पर पीपीएलओ की साइज होती है इतनी 0.1 माइक्रोमीटर, कहीं कहीं पर 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है, कहीं कहीं पर 0.3 माइक्रोमीटर भी लिखा है एनसीईआरटी में ही। तो आंसर तो ए वाला होगा, आंसर ए ही होगा, बी तो हो ही नहीं सकता। आंसर आपका बनेगा भाई ए वाला। ये साइज होती है वायरस की, ये साइज वायरस की होती है, ये साइज आपकी बैक्टीरिया की होती है, और ये जो साइज लिखी गई है ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज है। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज है, यूकैरियोटिक सेल की साइज है। मैंने चारों चीजों को यहीं पर बता दिया है। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज हो जाएगी। सी वाला बैक्टीरिया की साइज है। वायरस कोई लिविंग एंटिटी नहीं होता, वायरस कोई भी लिविंग एंटिटी नहीं होता है, इसकी साइज सबसे छोटी होती है। और अगर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर होगा। जी बिल्कुल, ए ही होगा, ए ही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, इंट्रिंसिक फैक्टर आपसे बोल रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12, जो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रीटेड बाई। आंतरिक कारक जो विटामिन बी12 के अवशोषण में सहायता करता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? सवाल आपके सामने, जवाब दीजिए। सारी चीजें क्लास में सिखाया हूं, थियरी की क्लास में जो भी ऐप पर चीजें अटेंड किए हैं उनको सब कुछ सिखाया गया है ये सब। हाँ बिल्कुल, पीपीएलओ को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं भाई। यहां पर बताइए सर, आपका एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के इक्वल लगता है। वो 4 क्वेश्चन ही है, एक देखने में लग रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वही वाला कंसेप्ट है। यहां पर बताइए, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कहां से होगा, जो कि विटामिन बी12 का क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है 28 का डी बी गॉबलेट सेल। देखो होता क्या है, ऑक्सिंटिक सेल से 2 चीजें रिलीज होती हैं। आप बोलेंगे सर क्या क्या, एक होता है HCl, दूसरा होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये चीजें ऑक्सिंटिक सेल से आती हैं। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑक्सिंटिक सेल से आएगा। चीफ सेल से क्या आता है, आप बोलेंगे सर यहां से प्रो एंजाइम्स आते हैं, यहां से इनेक्टिव एंजाइम्स आते हैं, यहां से पेप्सिनोजेन आएगा, यहां से पेप्सिनोजेन आएगा, प्रोरेनिन आएगा, यहां से पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन आता है। गॉबलेट सेल से क्या आएगा, आप बोलेंगे सर म्यूकस यहां से आता है। और हिपैटिक सेल से क्या आएगा, आप बोलेंगे सर बाइल का सिक्रीशन होता है। तो आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर डी होगा। 28 का आंसर बनेगा डी। बहुत बढ़िया, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीट होता है ऑक्सिंटिक सेल या पेराइटल सेल से। ऑक्सिंटिक सेल का दूसरा नाम है पेराइटल सेल, इसे हम लोग पेराइटल सेल भी बोलते हैं, पेराइटल सेल भी हम लोग बोलते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? चलिए यहां मैच करा के देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा भाई यहां पर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, और क्योंकि यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मुझे भी ये चीजें पता हैं, और इसका मैं कुछ अभी कर नहीं सकता, तो मैं डिलीट कर सकता हूं चीजों को, मैं उसे डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, यहां पर जो गड़बड़ियां आई हैं उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसे मैंने बोल दिया ये फर्स्ट है। ठीक, चलिए अब इसे मैच कराइए आप लोग। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रियोल है। यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है ए वाले में, दूसरे वाले में लिपिड सिंथेसिस है, तीसरे में ग्लाइकोसाइलेशन है, चौथे में स्पिंडल फॉर्मेशन है। मैच कराइए भाई। 29 का बी, 29 का बी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। अगर हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आप बोलेंगे सर ये लिपिड की सिंथेसिस कराता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प कराता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है, सर अब कंफ्यूज नहीं होगा, जी बिल्कुल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन कराएगा। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको
प्रोटीन का फॉर्मेशन और सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर मैच हम लोग कराएं भाई तो आप बोलेंगे सर ए वाला मैच किया सेकंड से, बी वाला फर्स्ट से, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, आंसर बना बी वाला, आंसर बन गया बी वाला। आंसर क्या बना भाई? आप बोलेंगे सर आंसर बना बी वाला। बहुत बढ़िया, आंसर सबका बी आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। स्वाति जी ने तो सारी चीजें एक जगह लिख डाली भाई कि लिपिड फॉर्मेशन, एसईआर और आरईआर, प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, ये एफर्ट होना चाहिए सबका। अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आपसे बोल रहा है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को सेलेक्ट करिए फ्रॉम फॉलोइंग, निम्नलिखित में अनुचित मिलान का चयन करो, अनुचित मिलान का चयन करो। बताइए भाई, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे को। अनिरुद्ध कुमार जी का आंसर बी आया है 29 के लिए, बिल्कुल सही है। 29 में बी, बिल्कुल भाई। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 तक हमने चीजों को कर लिया है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया मैम ने, अरे कोई बात नहीं है, सभी को करना है भाई, आंसर करना है, अच्छे से करना है। बताइए यहां पर 29 हमने कर लिया है। 30 ऑस्टियोसाइट, आप बोलेंगे सर बोन सेल में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है, ये तो करेक्ट है, अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट। कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल, नहीं भाई, कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है कार्टिलेज में, कार्टिलेज में, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। न्यूरॉन्स नर्व सेल करेक्ट है। फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू, आप बोलेंगे सर हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होगा, और इनकरेक्ट यहां पर एक ही दिख रहा है, बी वाला। इनकरेक्ट सर एक ही दिख रहा है, बी वाला। कार्टिलेज की जगह स्मूथ मसल सेल लिख दिया है, बिल्कुल। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट सेल कार्टिलेज में पाई जाती है, आंसर बन जाएगा सर बी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई? बी वाला बन जाएगा। आंसर आपका बना बी वाला। सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं। यहां पर बताइए, द एल्विंग फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, सिक्रीटेड बाय मेमरी ग्लैंड ऑफ अ मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, IgA, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, कोई मदर है और वो क्या कराती है? ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, और इनिशियल डेज में है लैक्टेशन के, उस दौरान उसके जो उसका जो मिल्क होगा उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है भाई, मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि IgA में क्या है? रिच है, जिसमें IgA पाया जा रहा है। आप बताइए ये कैसी इम्यूनिटी को दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा? इम्यूनिटी की बात हो रही है। निकिता जी का आंसर, सर मैं नहीं कर पाता इतनी तेजी से, मैं स्किलफुल। पैसिव इम्यूनिटी, सबका जवाब आ रहा है पैसिव इम्यूनिटी। 31 का भी क्या होता है भाई? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जो इनबॉर्न हो, हम लोग जब पैदा हो तो साथ लेकर आए। पैसिव इम्यूनिटी जो हम लोग एक्वायर करें या उसे हम बाहर से लें। ठीक है, एक्टिव पैसिव में बस इतना ही अंतर है। एक्टिव का मतलब है जिसे हम लोग क्या कर लें? इनहेरिट कर लें, अपनी बॉडी के अंदर बना लें। ठीक, तो यहां पर आंसर होगा पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि मिल्क फीडिंग जो भी चाइल्ड होगा वो जैसे मदर का अगर मिल्क पी रहा है तो क्या कर रहा है? मदर से मिल्क ले रहा है, तो मदर के थ्रू उसके अंदर IgA आ रहा है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, सबका जवाब अच्छा आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल, स्पूलिंग इज 32 नंबर क्वेश्चन। स्पूलिंग इज, सवाल है स्पूलिंग इज, स्पूलिंग इज, स्पूलिंग क्या होता है भाई? स्पूलिंग किसे बोलते हैं? स्पूलिंग 32 नंबर क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड DNA, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, कटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA बैंड फ्रॉम एगारोस जेल, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। स्पूलिंग क्या होता है? कब से क्लास चल रही है? क्लास आपकी 12 बजे से चल रही है भाई, 12 बजे से आपकी क्लास चल रही है। बताइएगा, स्पूलिंग, आइसोलेशन ऑफ DNA। निकिता जी का आंसर आ गया है सर, आइसोलेशन ऑफ DNA। 32 का आंसर है,
32 का आंसर ये सबका आ रहा है भाई, बिल्कुल। कलेक्शन आइसोलेटेड डीएनए, जिस डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं उसका कलेक्शन स्पूलिंग कहलाता है। पृथक डीएनए को इकट्ठा करना, पृथक डीएनए को इकट्ठा करना, हाँ, कटिंग ऑफ डीएनए बाय डिल्यूशन, बहुत सही भाई। यहां पर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, जो डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया है, प्रेसिपिटेट कर लिया है, चिल्ड इथेनॉल मिलाया और डीएनए क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बाहर आ गया, उसको जब हमने कलेक्ट किया, उसको क्या किया, कलेक्ट किया, इसी को स्पूलिंग बोलते हैं। तो आंसर तो आपका बनेगा ए, आंसर बनेगा ए। स्वाति जी बोल रहे मेरा रॉन्ग है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रॉन्ग हुआ है तो करेक्ट भी हो जाएगा, अगली बार से रॉन्ग नहीं होगा, अगली बार से ये सवाल गलत नहीं होगा, आंसर आपका बनेगा ए वाला। अगला सवाल, मैच दी फॉलोइंग, इसको मैच कराइए भाई, इसको मैच कराइए। यहां पे मैच दी फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। पिट्यूटरी हार्मोन, इपिनेफ्रिन, इंडोर्फिन्स, कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड हार्मोन, न्यूरोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड प्रोटीन एंड बायोजेनिक एमीन। इधर हार्मोन का नाम, इधर नेचर दिया गया है, सेलेक्ट करिए भाई, इधर हार्मोन का नाम है, इधर नेचर दिया गया है। यहां पर इसे देखिए, मैच कराइए और आंसर दीजिए, मैच कराइए और आंसर दीजिए, मैच करा के आंसर दीजिए। सर प्रेसिपिटेशन डीएनए को रिंग में लेकर अलग करना, हाँ चलो। आंसर किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, पहले मैच तो करा लो भाई। पिट्यूटरी हार्मोन कैसा होता है, बोलेंगे सर ये पेप्टाइड और प्रोटीनेशियस नेचर का होगा। इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन भी तो अमीनो एसिड का ही बना होता है, आप बोलेंगे सर यहां पर बायोजेनिक एमीन होगा। क्या होगा आंसर, इपिनेफ्रिन का नेचर होता है बायोजेनिक एमीन, क्या हो जाएगा, बायोजेनिक एमीन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंडोर्फिन, ये न्यूरोपेप्टाइड्स होता है, ये न्यूरोपेप्टाइड्स होगा, कॉर्टिसोल स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। अब मैच करा के देखते हैं हम लोग भाई, ए वाला मैच किया थर्ड से बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट, सी सेकेंड, ए थर्ड बी फोर्थ, सी सेकेंड डी का फर्स्ट। आंसर मिल रहा है सी वाला, आंसर मिल रहा है भाई सी वाला। आंसर क्या हुआ, आंसर सी हुआ, हाँ 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर सी। सबका जवाब सी आया, बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत ही अच्छे आए हैं, अच्छी बात है ये। द लॉ एंड रूल टू प्रिवेंट, आपसे बोल रहा है द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस आर टर्म्ड एज। बताइए, एक मिश्रण, फिर से यहां पर हिंदी में गड़बड़ी आ गई है, हिंदी में गड़बड़ी आई है, इसे मैं हटा दे रहा हूं भाई, हिंदी में फिर से थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, ये टाइपिंग एरर आ रहा है थोड़ा सा, इसे मैं करेक्ट कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, इसे मैं सही करा दूंगा, ये चीज़ें नहीं होने पाएंगी। आप बताइए, आपके सामने सवाल लिखा गया है, इसका जवाब आप दीजिए भाई, आपके सामने सवाल दिया गया है, इसका जवाब दीजिए, जो भी दिक्कतें आ रहे हैं उसको मैं ठीक करा दूंगा। लॉ एंड रूल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्स, अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्स के लिए जो लॉ रूल्स बनाए गए उसे क्या बोलेंगे, क्या टर्म दिया गया उसे। निकिता जी का जवाब आया बायो पायरेसी, अरे नहीं, बायो पेटेंट होना चाहिए। बायो पायरेसी का मतलब है कि हम अनऑथराइज्ड तरीके से उन रिसोर्सेस का यूज करें, यहां लॉ एंड रूल्स बोला है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करने की बात किया है। अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन को प्रिवेंट कराने के लिए जो लॉ एंड रूल्स बनाया गया उसे बोलते हैं बायो पेटेंटिंग, इसे बोलेंगे बायो पेटेंटिंग। अगर हम विदाउट परमिशन के अनऑथराइज्ड तरीके से बायो रिसोर्स का अंधाधुंध यूज करें तो उसे बायो पायरेसी बोलते हैं, इसे बोलेंगे बायो पेटेंटिंग, इसे बोलेंगे बायो पेटेंटिंग। बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, आंसर आपका बनेगा बी, इसे बायो पेटेंटिंग बोलेंगे। 34 का आंसर डेजी जी, भूपेंद्र जी, सबका आंसर बी आ रहा है, उमा जी, बड़ी अच्छी बात है भाई, हाँ बी होगा, स्वाति जी का भी आंसर बी आया है। अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये सवाल बार बार पूछा गया है, आपको याद भी रहना चाहिए। यो हनी सिंह पेटेंट वर्ड है बहुत अच्छी बात है। यहां पर बताइए कौन सी कंडीशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए,
किस में निम्न में से किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होता है? बोथ मदर एंड फीटस पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, मदर RH पॉजिटिव, फीटस RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव, फीटस RH नेगेटिव, कि बोथ मदर एंड फीटस RH नेगेटिव? बताइए भाई, यहां पर बताइए, जवाब दीजिए। आंसर सी आ रहा है। आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है भाई? सी आ रहा है। आंसर सबका क्या आ रहा है भाई? सी। यहां थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा करेक्शन है सवाल में, क्योंकि देखो मदर और फीटस दोनों RH पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये तो गलत है। मदर RH पॉजिटिव नहीं होती, RH नेगेटिव मदर होती है, मदर RH नेगेटिव होती है और चाइल्ड RH पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी क्या है चीजें, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। दोनों मदर RH पॉजिटिव और फीटस RH नेगेटिव नहीं होता। मदर RH नेगेटिव होती है और फीटस RH पॉजिटिव होता है। यहां पर RH पॉजिटिव नहीं लिखा है, इसे पॉजिटिव कर लीजिएगा। जवाब देने से पहले सवाल में करेक्शन है थोड़ा सा। मदर RH नेगेटिव होती है, फीटस RH पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव होता है। ऑप्शन में ही करेक्शन था, ऑप्शन में ही करेक्शन था। इसे करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई, इसे करेक्ट कर लेंगे। मैं इसे अभी सही करा दूंगा, अभी तो गड़बड़ हो ही गया है। यहां पर हम इसे करेक्ट कर लेंगे, यहां पर RH पॉजिटिव लिख लेंगे। अब अगर आंसर हम लोग देखें तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ऐसे नन ऑफ द अबव हो जाएगा भाई। अगर मदर फीटस दोनों RH नेगेटिव दे दिया तो ये तो डी और बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सेम हो जाएगा। यहां पर भी दोनों RH नेगेटिव, यहां पर भी दोनों RH नेगेटिव। इस कारण से यहां इसे हम करेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो आंसर अब आपका सी बनेगा। सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन सर जी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अभी रुको थोड़ा सा। अब कुछ दिखा, अब कुछ चीजें समझ में आई। मदर जो होंगी वो RH नेगेटिव होंगी और जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। इसी कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होता है। यहां तक चीजें क्लियर? चलिए अब हम लोग लेंगे अगले सवाल को। आज का अंतिम सवाल, प्रोजेस्टोजेंस। आपसे बोल रहा है प्रोजेस्टोजेंस एलोन, अकेले या तो लिया जाए और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज। आपसे बोल रहा है इन अ कंट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का अकेले या एस्ट्रोजन के साथ गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? बताइए भाई। यहां पर बताइए, प्रोजेस्टोजन अकेले लें या कॉम्बिनेशन के साथ लें, एस्ट्रोजन के साथ कंट्रासेप्टिव पिल में या कंट्रासेप्टिव के लिए यूज में, तो किस फॉर्म में इसे ले सकते हैं हम? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी, अब प्रोजेस्टोन की बात करें, क्या नाम है, प्रोजेस्टोजेंस लिखा है यहाँ पे, प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेन को या तो अकेले ले लें या इसके साथ एस्ट्रोजन भी लें, हम इसके साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी लें। तो ये किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, किस फॉर्म में ले सकते हैं? पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है सर डी होगा। उमा जी, भूपेंद्र जी, अशोक चौहान जी, निकिता जी, सबका जवाब डी आ रहा है। बिल्कुल भाई, अगर हम अकेले भी लेंगे तब भी पिल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्शन और इम्प्लांट तीनों फॉर्म में ले सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये एक गर्भ निरोधक जो भी चीजें हैं, इसे हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? तो पिल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, इसे इम्प्लांट भी करा सकते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में, ठीक है ना। स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर में इसका इम्प्लांट भी हम करा सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में और पिल्स के फॉर्म में ले भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सबका बनेगा भाई डी। आंसर सबका बन रहा है डी और आंसर डी ही करेक्ट होगा। आंसर क्या करेक्ट होगा? डी वाला ही करेक्ट होगा। चलिए, तो आज इतने ही सवाल थे।
आज इतने ही सवाल थे अपने पास, ठीक है। कराना हमको 50 क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा टाइम का अभाव है। सर की क्लास लगी हुई है, सर की क्लास लगी हुई है, मैराथन की क्लास है, टेट सुपर टेट की सर की। तो इस कारण से क्लास को मैं थोड़ा सा डिले कर मतलब क्लास में टाइमिंग कम मिली अपने को, समय कम मिला। हालांकि बाद में कंफर्म किया गया कि मैं 50 सवाल करा सकता हूं, बट यहाँ स्लाइड में 36 ही लगा हुआ है, मैं दूसरा सेट लेकर आया, ठीक है। तो आज इतने क्वेश्चन पर हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और आप लोगों के लिए जानकारी भाई कि जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं। पहला एमपी टेट वर्ग 2, पहला एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए साइंस का बैच चल रहा है, साइंस का बैच चल रहा है। सेकेंड आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का बैच आपका चल रहा है 9-10 वर्ग के लिए। और थर्ड आपका है एनवीएस टीजीटी, थर्ड है आपका एनवीएस टीजीटी 2024। ये टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं, टोटल 3 नए बैच हमारे चल रहे हैं। जिनको भी बैच से रिलेटेड जानकारी लेनी है वो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो रहा बैच से रिलेटेड बात भाई, ये सब चीज़ें रही बैच से रिलेटेड। जी सर पता है सर, आपके सेशन बहुत ही अच्छे रहते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप सभी का। सर आपने भी टाइम लिया करिए संडे को, सर अपने लिए भी टाइम लिया करिए संडे को। अब टाइम ही टाइम है, अपना तो जीवन ही यही है ना, तो यही इसी में मज़ा आता है, ठीक है भाई। तो किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ो, मैं उसको इधर बता के फिर हम लोग क्लास को बंद करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए, कुछ भी शंका कुछ भी संशय हो तो आप भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। और एक और बात, क्लास खत्म होने के बाद मेरा प्रयास कैसा लगता है आप लोगों को जो मैटर मिल रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये जरूर आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ा करिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए सर, क्वेश्चन आपके जैसे, ठीक है। जो भी दिक्कत रहा करे या जो भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप सारे फीडबैक दिया करो, क्योंकि हम भी कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ें किया करो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद आप सभी को। चलिए भाई, धन्यवाद।